एपिसोड 67। आरिफ की मौत जूलियट के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। माजी में उसका आरिफ से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा था और वो दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारने की मंसूबाबंदी करते रहे थे। हालात ने आरिफ के ख्यालात में तब्दीली पैदा कर दी और वो अपनी राह बदल गया तो जूलियट ने भी उसे दिल से निकाल दिया। लेकिन अब जिन हालात में उसने अपनी जान दी थी उनसे जूलियट अजहद मुतासर हुई थी। उसे रह रहकर आरिफ का माजूर और बेबस वजूद याद आता और आंखें खुद ब खुद ही भीग जाती। आरिफ की आखिरी रसूमात पर आने वाले तमाम अखराजात उसने खुद उठाए थे। असदुल्ला ने बैंक में उसके नाम से अलहदा अकाउंट खुलवा कर उसमें एक माकूल रकम जमा करा दी थी और उसे इख्तियार दे दिया था कि वो जिस तरह चाहे इस रकम को खर्च करे। इसलिए रकम के मामले में उसे कोई तंगी या परेशानी नहीं थी। भाई की मौत के गम से निढाल माजिदा के लिए भी वो अपने जहन में एक मंसूबा तश्कील दे रही थी ताकि उसके माशी मसाइल हल हो सकें। फिलहाल उसने माजिदा से सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। वो माजिदा को गम से संभलने का मौका देना चाहती थी। वो रोज़ाना कैंप में उससे मुलाकात करती और अपने तौर पर उसे तसल्ली और तशफ़ी देने की कोशिश करती, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि माजिदा की आंखों की वीरानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो उसकी बातों के जवाब में कुछ बोलती नहीं थी। उस सुबह वो माजिदा से मिलने उसके खैमे में पहुंची तो देखा कि वो वहाँ मौजूद नहीं है। उसे ख्याल गुजरा कि वह आस पड़ोस किसी खैमे के गई होगी। चनाचे सबसे करीबी खैमे में मुकीम ख़ानदान की खातून से उसके बारे में दरियाफ्त किया। वो यहाँ नहीं है, मैं उस रांड को यहाँ कदम रखने की इजाज़त भी नहीं दे सकती, खातून ने मोटी सी गाली देते हुए कहा। जूलियट को खातून का अंदाज नागवार गुजरा, लेकिन वो उन्हें टोक न सकी। उसे अंदाजा था कि यहाँ सबको माजिदा की रविश का इल्म है और खातून ने इसी मुनासबत से उसके लिए गाली इस्तेमाल की है। उस खैमे से हटकर उसने आसपास के मजीद 3-4 खैमों से माजिदा के बारे में मालूम करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह लाइल्मी का इजहार करते हुए माजिदा के लिए तहकीर आमिज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वो थक हार कर दोबारा माजिदा वाले खैमे में आ बैठी। उस खैमे में एक चारपाई पर आरिफ ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली थी। चारपाई की सराहने रखी मेज़ पर अब भी वो दवाइयाँ मौजूद थीं जो आरिफ को सेहतमंद करने के लिए माजिदा अपना जिस्म बेचकर खरीद के लाई थी। वो सारी दवाइयाँ बेमकसद यहाँ पड़ी रह गई थीं और आरिफ चला गया था। जूलियट का दिल घबराने लगा। वो चंद मिनट से ज़्यादा वहाँ बैठ न सकी और बाहर आ गई। बाहर आते उसकी नज़र सफाई वाले उस लड़के पर पड़ी जिसने आरिफ को उसके कहने पर चूहे मार दवा ला कर दी थी। जूलियट को देखकर वो ज़रा सा ठिठका, फिर झिझकता वो उसके नज़दीक आ गया। आरिफ की खुदकुशी पर कैंप इंतजामिया ने उस बेचारे को खासी डांट फटकार का निशाना बनाया था कि उसने वो मोहलिक जहर आरिफ को क्यों फराहम किया। उस मौके पर जूलियट ने ही इस गरीब लड़के की ढाल बनकर उसे इस मुसीबत से निजात दिलाई थी। कैसे हो निज़ाम? जूलियट ने उसका नाम लेकर पूछा। ठीक हूँ मैडम, उसने जवाब देकर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके अंदाज से लगता था कि वो कुछ कहना चाहता है। अचानक ही जूलियट को ख्याल आया कि उससे माजिदा के बारे में पूछे। वो सुबह सवेरे से ही सफाई के सिलसिले में कैंप में इधर उधर घूमता रहता था और बहुत मुमकिन था कि उसने माजिदा को कहीं आता जाता देखा हो। वो रात को ही यहाँ से चली गई थी, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था। चली गई? लेकिन कैसे? उसे कादिर शाह अपने साथ ले गया। उसने आवाज को पस्त करके जूलियट पर एक और इंकशाफ किया। कादिर शाह? क्या वो जबरदस्ती माजिदा को साथ लेकर गया है? मेरे ख्याल में नहीं, वो अपनी मर्जी से ही कादिर शाह के साथ गई होगी। कादिर शाह उसका एजेंट था। भाई के मरने के बाद से वो धंधे पर नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ भी बदनीयत लोगों की कमी नहीं है। कादिर शाह ने उसे समझाया होगा कि मुफ्त की खाने वालों से जान छुड़ाकर वहां चले जहां उसे दाम मिल सके, इसलिए वो यहाँ से चली गई। निज़ाम ने गोया उस पर कई हक़ाइक़ आश्कार कर दिए। उसके दिल को एक और गहरा सदमा पहुंचा। पनागुज़ीरों के इस कैंप में ऐसी लूट मार पर उसका दिल बोझल हो गया। उस रोज़ वो ज़्यादा देर तक कैंप में ना रुक सकी और घर आ गई। उस वक्त असदुल्ला घर पर मौजूद नहीं होते थे और सफ़ीउल्लाह अपने कमरे तक महदूद रहने के आदी थे। उसने यूं ही नुदरत जहाँ के कमरे में झांका तो उसे वहाँ चांद बानो दिखाई दी। वो नुदरत जहाँ के बिस्तर के करीब रखी कुर्सी पर बैठी थी। हस्बे मामूल उसने नमाज के अंदाज में चादर ओढ़ रखी थी और दोनों हाथों में कुरान मजीद उठाए उसकी तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज़ में बड़ी हलावत और दिलकशी थी। जूलियट उसकी आवाज़ के सहर में खिंची वहाँ चली आई और कमरे के गोशे में पड़ी कुर्सी पर बैठकर महवियत से चांद बानो की तिलावत सुनती रही। नुदरत जहाँ की खिदमत पर मामूर ईसाई नर्स भी खामोशी और दिलचस्पी से क़िरात सुन रही थी। बिस्तर पर दराज नुदरत जहाँ की आंखें बंद थी, लेकिन बंद आंखों के गोशे से बहते आंसुओं के कतरे गवाही दे रहे थे कि वो भी कुरान की आयत को पूरी तवज्जो से सुन रही हैं। जूलियट इस्लाम का मुताला शुरू कर चुकी थी, लेकिन कुरान को अरबी में पढ़ने और समझने से कासिर थी। हाँ, चांदबानों की दौरान क़िरात बार बार फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तकरार उसे अच्छी लग रही थी। दूसरी तरफ नुदरत जहाँ जो उस आयत का तर्जुमा जानती थी ज़्यादा बेकरार और मुस्तरिब थी। बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे?
کہ الفاظ ذہن میں گونجتے تھے تو اپنے ماضی کے مناظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے چلے آتے تھے۔ پورے غرور اور تنتنے سے زندگی گزارتے ہوئے انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ جس شان و شوکت پر وہ مغرور اور نازاں ہیں وہ تو ان کی رب کی نعمتیں ہیں، جن پر بندے کو غرور کا حق نہیں بلکہ شکر واجب ہے، اور دولت و ثروت کی موجودگی میں انکساری کا اظہار بھی شکر گزاری ہی کی قسم ہے۔ دولت کے بل پر دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننا اصل میں اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ وہ بھی ساری زندگی نخوت و غرور میں گزار کر اپنے رب کو غضب نہ کرنے کے جرم کی مرتکب ہوئی تھیں۔ اب وہ آنسو بہاتی دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف اور شکر کرتی جا رہی تھیں۔ کچھ ایسی حالت چاند بانو کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا رب اس پر کتنا مہربان ہے، جو عزت کی زندگی کی چاہ میں مبتلا ہر آن ڈرتی رہتی تھی کہ ایسی زندگی اسے کیسے اور کہاں نصیب ہوگی، آج ایک محفوظ چھت تلے بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ نے ایک غیر لڑکی کے دل میں اس کے لیے اتنی ہمدردی اور محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ اسے قادر شاہ جیسے بھیڑیوں کے چنگل میں جانے سے بچا کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ آخر کار صورت ختم ہو گئی اور چاند بانو نے قرآن پاک بند کر کے چادر کے پلو سے اپنے آنسو پوچھے۔ پھر وہ ندرت جہاں کی طرف متوجہ ہوئی اور قرآن پاک کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ٹشو کی مدد سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا یہ بوسہ ندرت جہاں پر عجیب طرح سر انداز ہوا اور وہ بری طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر چاند بانو گھبرا گئی۔ جولیٹ اور نرس بھی فوراً متوجہ ہوئی۔ نرس پروفیشنل انداز میں ان کا بی پی اور نبض وغیرہ کی رفتار چیک کرنے لگی، جبکہ جولیٹ نرم آواز میں انہیں تسلی و دلاسا دیتی رہی۔ معافی۔ اتنے عرصے سے خاموشی اختیار کے لبوں نے بڑی مشکل سے جنبش کی اور وہ جولیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے صرف ایک لفظ ادا کر سکی۔ کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے دادی جان، آپ میری بزرگ ہیں اور میں نے ماضی کی ہر بات بھلا کر آپ کی حیثیت تسلیم کر لی ہے۔ جولیٹ نے ان کے ہاتھوں کو محبت سے تھامتے ہوئے کہا اور بڑی دیر تک ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ان سے تسلی آمیز گفتگو کرتی رہی۔ اس دوران نرس نے ایک انجیکشن تیار کر کے ان کے بازو میں لگا دیا تھا۔ ان کے ساتھ بلند فشار خون کا مسئلہ تھا اور ڈر رہتا تھا کہ کسی بھی قسم کے جذباتی دباؤ کی صورت میں ان کی طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ انہیں اس جذباتی دباؤ سے بچانے کے لیے ہی نرس نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ دوا کے اثر سے وہ جلدی سو گئی تو جولی نے چاند بانو کو اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی باہر کا رخ کیا۔ چاند بانو کھسیاتی ہوئی سے اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ ہم روزانہ ظہر کی نماز کے بعد انہیں قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ انہیں ہمارا ایسا کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن آج نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جولی کے کمرے میں پہنچ کر چاند بانو نے اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم دادی جان کو کیا پڑھ کر سنا رہی تھی چاند بانو؟ اس کے معذرتی جملوں پر توجہ دیے بغیر جولیٹ نے کھوئے کھوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سورت کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ ہمیں سورت کی تلاوت کر کے بہت سکون ملتا ہے، اس لیے آج ہم دادی جان کو خاص طور سے سورت سنا رہے تھے، لیکن انہیں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اس طرح رونے لگی۔ وہ جو تم ایک لائن بار بار ریپیٹ کر رہی تھی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس آیت کا ترجمہ ہے، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چاند بانو نے اسے آگاہ کیا۔ زمرد بائی کے کوٹھے پر جہاں لڑکیوں کو گانے بجانے اور رقص کی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں قرآن پڑھانے کے لیے بھی ایک مولوی صاحب ملازم تھے۔ عید، شب برات، روزوں اور قربانی کا اہتمام بھی خوب ہوتا تھا، اس لیے طوائف زادی ہوتے ہوئے بھی چاند بانو دینی معلومات سے بے بہرا نہیں تھی۔ عشق نے طبیعت میں سوز پیدا کیا تو خود بخود ہی مذہب کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا، اور اپنی پچھلی زندگی سے مکمل تائب ہونے کے بعد وہ بالکل ہی دین کی ہو کر رہی تھی، اس لیے معلومات میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت میں بہت سکون رکھا ہے۔ ہم نے بچپن میں ہی کلام پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا، لیکن باقاعدہ تلاوت کی عادت نہیں تھی، بس رمضان اور شب برات وغیرہ پر ہی گناہ بخشوانے کے لیے اسے کھولنے کا رواج تھا۔ جب ہم کوٹا چھوڑ رہے تھے تو پتہ نہیں کس جذبے کے تحت قرآن پاک کا وہ ایک چھوٹا سا نسخہ اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ قرآن کا وہ نسخہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اپنی طبیعت کے اضطراب پر قابو پانے کے لیے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں اس عمل میں اتنا سکون ملا کہ اب یہ ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ مخصوص اوقات کے علاوہ بھی جب ہمیں فرصت میسر ہو یا دل کو بے چین پائے تو فوراً قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے ہمارے دل کو بہت ڈھارس ملتی ہے۔ کیا واقعی عبادت کرنے سے انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے؟ جولیٹ نے پوچھا۔ اپنے تجربے کی روشنی میں تو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عبادت سے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ ہم آپ کو ایک بات سچ سچ بتائیں، ہم جو محبت میں بے طلب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اتنے بھی بے طلب نہیں تھے۔ کبھی کبھی بہت آزردہ ہو جاتے تھے کہ جو نس نس میں بستا ہے ہم کبھی اس کے گھر میں نہیں بس سکتے، وہ کبھی ہمارے نہیں بن سکتے۔ دنیا میں کہیں ایک لڑکی ہے جو ان کے دل پر قابض ہے،
اور اس نے ہمارے لیے ان کے دل تک جانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے خالق سے قریب ہوئے تو اس کیفیت سے بھی باہر نکل آئے۔ اب ہماری محبت پہلے سے کہیں زیادہ شفاف ہے۔ ہم نے اپنی ہر طلب کو بھلا کر اپنے معبود سے صرف ایک طلب رکھی ہے کہ وہ انہیں ان کے دل کی خوشی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ ہمارا دل تو ان کی خوشی محسوس کر کے بھی خوش ہو جائے گا، اور یقین جانیے اپنے معبود سے سب مانگ کر ہمارے دل میں اتنا سکون اتر آیا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے دل کی خوشیاں ضرور پالیں گے۔ ہم تو اس اندیکھے اور انجان لڑکی سے بھی محبت کرنے لگے ہیں جو آج ان کی محبت کو نہیں پہچانتی، لیکن آنے والے وقت میں اسے اس محبت کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو چاند بانو، میں تمہاری حوصلہ مندی سے بھی متاثر ہوئی ہوں اور مجھے تمہارے سکون پر بھی رشک آتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل تمہاری طرح بن جانے کو چاہتا ہے، لیکن میں تمہاری طرح کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو بیچ مجدار میں پھنسی ہوئی ہوں۔ عبادت میں بھی سکون پاؤں تو کیسے؟ ابھی تو یہ بھی طے نہیں کر سکی کہ مجھے اپنی ماں کے مذہب پر قائم رہنا چاہیے یا اپنے باپ کے دین کو اپنا لینا چاہیے۔ آپ ماں یا باپ کے دین میں سے کسی کے انتخاب کی کشمکش میں کیوں پڑتی ہیں؟ آپ خود کو اس الجھن سے آزاد کر لیں گی کہ فلاں دین میری ماں کا تھا اور فلاں پر میرا باپ کاربند ہے۔ آپ اپنے لیے صرف اس دین کا انتخاب کریں جو خود آپ کو اچھا لگے، جس میں آپ سچائی اور حق کو پائیں، جو آپ کو فطرت سے قریب محسوس ہو۔ ٹھیک کہتی ہو تم، مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا۔ پاکستان آنے سے پہلے میں اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اسلامی تعلیمات نے مجھے کافی حد تک متاثر بھی کیا تھا، لیکن میں کسی واضح فیصلے پر اس لیے نہیں پہنچ سکی کہ میری وجہ سے کہیں موم اور ڈیڈ کی روحوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم آپ سے ایک بار پھر یہی کہیں گے کہ دین کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کو انسانی رشتوں اور محبتوں سے خود کو آزاد رکھنا ہوگا۔ روز حشر انسان سے صرف اس کے اپنے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور کسی تعویل کو سنے بغیر رب تعالیٰ یہی کہے گا کہ جب میں نے تجھے عقل دی تھی تو پھر تو نے اس سے کام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو اچھی خاصی تعلیم یافتہ اور سمجھدار ہیں، آپ کو اپنا ہر فیصلہ عقل کی کسوٹی پر رکھ کر کرنا چاہیے۔ چاند بانو اس سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن کسی بڑی بہن کسی محبت سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ سمجھداری سے ہی کام لیتے ہوئے اس نے اس موضوع کو زیادہ طول نہیں دیا اور بات بدل کر پوچھنے لگی، یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ چند دن سے ہم آپ کو بہت مضطرب دیکھ رہے ہیں اور آج تب خلاف معمول وقت سے بہت پہلے گھر آ گئی، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، جولیٹ نے اعتراف کیا، اور پھر اسے عارف کی موت کے سانحے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود ہی اپنی ذات پر بیتے ہر سانحے سے آگاہ کرتی چلی گئی۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی سے اپنا دکھ بانٹ رہی تھی۔ آصف خان نے حویلی میں قیام کے عرصے میں اسے کتنی بار کریدا تھا، اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی تھی اور یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ہر صورت میں اس کا ساتھ دے گا، لیکن وہ پھر بھی اس کے سامنے کچھ عیاں نہیں کر سکی اور اس چھوٹی سی لڑکی کو سب کچھ بتا دیا جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ خود ایک پناہ گزیر کی حیثیت سے اس گھر میں مقیم تھی۔ آپ پر جو کچھ گزرا وہ واقعی بہت المناک اور قابل افسوس ہے، لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ اتنے عظیم نقصانات اٹھانے کے باوجود خود پر اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتی۔ اس رب نے اس وقت جب اپنے تئیں آپ بالکل تنہا رہ گئیں، سگے باپ تک آپ کو رسائی دی، ان کے دل میں آپ کے لیے بے تحاشا محبت ڈالی اور ان ساری مادی نعمتوں سے نوازا جس کے لیے بہت سارے لوگ ساری زندگی خواب ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مادی نعمتیں اور سہولیات کو بھلے ہم دوسرے تیسرے درجے پر رکھیں، لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ مالی آسودگی انسان کے ذہن کو یکسوئی عطا کرنے اور راہ متعین کرنے میں خاصی مدد دیتی ہے۔ آپ اپنی اور ماجدہ کی مثال کو ہی سامنے رکھیے، آپ کو ساری مادی آسائشات مہیا ہیں، اس لیے آپ سکون دل کے حصول کے لیے آسانی سے خدمت خلق کی راہ پر چل پڑی ہیں۔ دوسری طرف ماجدہ کو اسی ناآسودگی کی وجہ سے پستی کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ ہم ماجدہ کو اس کے عمل میں حق بجانب قرار نہیں دے رہے، لیکن آپ کو ایک تلخ حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مالی طور پر آسودہ یا پھر گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہنے والی عورت کے لیے جو پامالی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے، اسی پامالی و پستی کو ایک قلاش اور بے آسرا عورت اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ ایسی عورتوں کو دیکھ کر آپ اور ہم جیسے لوگوں کو تو رب کا بے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی آزائش میں مبتلا نہیں ہونے دیا اور عزت سے جینے کے مواقع میسر کیے۔ چاند بانو نے بڑی محبت سے جولیٹ کے آنسو اپنی چادر سے پوچھے اور دھیمے لہجے میں اسے سمجھاتی چلی گئی۔ تمہاری باتیں دل کو اچھی لگتی ہیں چاند بانو، تم دعا کرنا کہ میرا دل بھی تمہاری طرح سکون پالے۔ ہم آپ کے کہے بغیر بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں اور اب اور بھی زیادہ کریں گے۔ چاند بانو مسکرا کر بولی۔ اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دے کر جولی نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس احسان کا بدلہ دعاؤں کی صورت میں ہی دے سکتی تھی، سو فراغ دلی سے یہ کام کرتی تھی۔ اور کیا جولیٹ اسد اللہ کی اس نعمت کو جھٹلا سکتی تھی کہ اس نے اسے ان لوگوں سے نوازا تھا جو اس کے لیے دعا گو رہتے تھے، اور دعاؤں کے حصار میں رہنے والوں سے بڑھ کر بھلا کون خوش نصیب ہوتا ہے۔
फारूक की आंख खुली तो वो एक छोटे लेकिन साफ सुथरे कमरे में मौजूद था। कमरे में हल्की रोशनी वाला एक बल्ब जल रहा था जिसने इर्द गिर्द के मनाजर को वाज़ेह किया था, लेकिन उसकी रोशनी आंखों को चुभती नहीं थी। कुछ देर वो यूं ही नासमझी के आलम में अपनी जगह पड़ा, उस माहौल और मंजर में अपनी मौजूदगी के बारे में गौर करता रहा, लेकिन फिर सर में उठने वाली दर्द की लहर ने उसकी तवज्जो बांट दी। चंद सेकंड में तो दर्द की वो लहर गुजर गई। फिर उसे याद आया कि वो राठौर के उसके अंजाम तक पहुंचने के बाद अपनी जान बचाकर भागा था तो एक मकान की डेवड़ी में गिरकर नीम बेहोश हो गया था। उसे धुंधला धुंधला सा याद था कि किसी ने उसके बेजान होते वजूद को हिलाया था और उसे आवाज़ें देते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन सर में होने वाली शदीद तकलीफ ने उसे कोई जवाब नहीं देने दिया था। राठौर की टक्कर ने उसे खासा नुकसान पहुंचाया था। फिर उसके बाद उसके साथ होने वाली कशमकश और जान बचाने के लिए की जाने वाली भागदौड़ ने मजीद काम खराब कर दिया था। वो जो शिमला से वापस आने के बाद खुद को बिल्कुल फिट और सेहतमंद तस्वर कर रहा था, एक और झटके की जद में आ गया था और अब जाने किसके घर में आरामदेह बिस्तर पर लेटा था। अपने जहन में उठते सवाल के जवाब के लिए उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले शख्स को देखकर वह हैरान रह गया। डॉक्टर प्रकाश, अब कैसा फील कर रहे हो यंग मैन? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं और मैं उनसे मुलाकात के लिए छुट्टी पर यहाँ आया हुआ हूँ। बाहर पुलिस ने सारे इलाके को घेरा हुआ है। वो उस शख्स को अरेस्ट करना चाहते हैं जिसने उनके एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर डाला है। उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि जिस किसी ने भी हत्यारे को पनाह दे रखी है वो उसे खुद पुलिस के हवाले कर दे, वरना पुलिस खाना तलाशी लेकर खुद उसे बाजियाब करवा लेगी। इस ऐलान के बाद मेरे फादर खौफजदा हैं और चाहते हैं कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन पहले मैं तुमसे सारी बात जानना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रकाश वो शख्स थे जिन्होंने उसके इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी थी और उस इलाज के दौरान रब्बन से होने वाली दोस्ती को यूं निभाया था कि रब्बन के आखिरी वक्त में उसे शनाख्त कर लेने के बावजूद पुलिस पर जाहिर नहीं किया था। मुर्दा खाने से रब्बन की लाश निकालकर फारूक के हवाले करने में भी कैथराइन को डॉक्टर प्रकाश का ताउन हासिल रहा था और अब भी वो उसे फौरी तौर पर पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने घर में पनाह दिए हुए थे। वो होश में आते ही ये बात नोट कर चुका था कि उसका लिबास तब्दील किया जा चुका है और हाथ, पैर और चेहरा भी साफ है। उसे याद था कि राठौर की गर्दन से फूटने वाले खून के फवारे ने उसके चेहरे और लिबास को आलूदा कर दिया था और उसके हाथ भी खून में रंगे हुए थे। मैं अपने साथ आपके सलूक के लिए शुक्रगुजार हूँ आपका और चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप किसी दुश्वारी में गिरफ्तार ना हो। आप चाहें तो अपने वालिद के मशवरे पर अमल करते हुए मुझे पुलिस वालों के हवाले कर सकते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हकीकत जानने के बाद ही कोई फैसला करूंगा। तुम मेरे उन मरीजों में से हो जिनसे मैं बेहद करीबी ताल्लुक महसूस करता हूँ। यह ठीक है कि तुम्हारे इलाज के लिए मुझे अंग्रेज डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे केस को मैंने खुद भी पूरी तवज्जो दी थी और तुम सेहतमंद होने लगे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन तुम जिस हालत में यहाँ पहुंचे थे उसे देखकर तो मैं शॉक्ड रह गया था। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था कि तुम दोनों हाथों से सर थामकर बुरी तरह करहा रहे थे? उन्होंने कुछ नाराज से लहजे में उससे दरियाफ्त किया तो जवाबन वो नफी में सर हिलाकर रह गया। उसे वाकई याद नहीं था कि उसकी ऐसी कैफियत थी। तुम बहुत तकलीफ में थे मिस्टर फारूक, पर अच्छी बात थी कि तुम मुझ तक पहुंच गए और मैंने तुम्हारे बदले हुए हुलिये के बावजूद तुम्हें पहचान कर मुमकिन ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन मेरा विचार है कि तुम्हें प्रॉपर चेकअप और इलाज की जरूरत है। फारूक के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। यहाँ जान बचाकर निकलने के इम्कानात कम है और आप प्रॉपर चेकअप और इलाज की बात करते हैं। तुम बताओ तो सही कि हुआ क्या था? डॉक्टर प्रकाश ने एक बार फिर जोर दिया तो वो रब्बन के कत्ल में राठौर के किरदार से लेकर अपनी इंतकामी कार्रवाई तक सब कुछ बताता चला गया। अपनी इंतकामी कार्रवाइयों के बहुत से किस्से उसने हज़फ कर दिए थे, लेकिन ये ज़रूर बताते थे कि कैथराइन को उससे हमदर्दी की पादाश में किन सोबतों से गुजरना पड़ा था और वो उसे हवालात से फरार करवाने के जुर्म का मुर्तकिब होने के साथ साथ मुल्क से फरार करवाने में भी कामयाब हो चुका था। डॉक्टर प्रकाश दखल दिए बगैर संजीदगी से उसकी सारी बात सुनते रहे। वो चुप हुआ तो फिर वो बोले, तुम खतरों से खेल रहे हो। तुम जो कुछ कर चुके हो उसके बाद सरकार से तुम्हारे लिए किसी नरमी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं परेशान हूं कि इतना सब होने के बाद तुम कहाँ तक खुद को बचा पाओगे, ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मुझे जो कुछ करना चाहिए था मैंने वही किया। मैं दादा के कातिलों को किसी सूरत भी माफ़ नहीं कर सकता था। आई कैन अंडरस्टैंड। रब्बन दादा वाकई बहुत प्यारा आदमी था। उसकी पर्सनैलिटी ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया था। तुम्हें तो वो फिर बिल्कुल बेटों की तरह चाहता था। तुम्हारा उसके वहशियाना कत्ल पर इस तरह रिएक्ट करना बनता था, पर अब यह सोचना है कि तुम यहाँ से बचकर कैसे निकलोगे। पुलिस ने खासे बड़े एरिया को पूरी तरह घेरे में ले रखा है। आप चाहें तो खुद को मुश्किल से बचाने के लिए पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट रबिश, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे यही करना होता
تو तुम्हें घर के अंदर लाकर तुम्हारी इतनी देखभाल क्यों करता। वो नाराजगी से बोले, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने तौर पर यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने खाना तलाशी शुरू कर दी और मुझे आपके घर से बाजियाब कर लिया तो आपकी नेकनामी पर हर्फ आएगा। नो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो चप्पे चप्पे पर फैले में है और तुम्हारा उनको जुल देकर निकलना पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हारी कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लगता है तुम अरसे से अपनी केयर किए बगैर खुद को जोखम में डाले हुए हो और इसी की कसर अब निकल रही है। मुझे डर है कि तुम्हारे सर की तकलीफ तुम्हें दोबारा भी परेशान कर सकती है। तुम यहाँ मेरी नज़रों के सामने रहोगे और मेरी तजवीज़ करदा मेडिसिन इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक होगा। उन्होंने सख्ती से उसकी दूसरी तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाज़ा खुल गया। खुले दरवाजे से एक उम्र रसीदा खातून ट्रे हाथों में उठाए अंदर दाखिल हुई। अरे माताजी, आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लेती। डॉक्टर प्रकाश फौरन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कष्ट कैसा बेटा, अपने हाथ से काम करना अच्छा लगता है। नौकरानी तो बस मैंने तुम्हारी जिद पर रखी हुई है। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कुराहट और ममता की रोशनी थी। आप कौन सा मेरी हर जिद मानती हैं? कितनी बार कहा आपसे कि मेरे साथ बम्बई चलकर रहें। बच्चे भी आप दोनों को याद करते रहते हैं। तुम्हें खबर है मेरा इस घर से हटकर कहीं मन नहीं लगता। बच्चों को तो तुम छुट्टियों में हमसे मिलवाने ले आना। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आम दिनों में फुर्सत ही कहाँ होती है कि बूढ़े दादा दादी के साथ समय बिता सकें। बस आते जाते हेलो हाय ही कर पाते हैं। फारूक सिरहाने से टेक लगाए बैठा दिलचस्पी से मंजर देख रहा था। अरसा हो गया था उसे माँ की छाँव से महरूम हुए, लेकिन माँ भूली नहीं थी और वो यकीन से कह सकता था कि उसकी और डॉक्टर प्रकाश की माँ में कोई फ़र्क नहीं था कि माँ का ताल्लुक किसी भी तबके, मज़हब या खित्ते से हो। माँ माँ ही होती है। लो खाओ बेटा। नौकरानी आज आ नहीं सकी तो लंबे समय के बाद मैंने रसोई में पैर रखा है। जाने ढंग का बना भी है कि नहीं। बहुत मज़े का है माता जी। मेरा इंटरनेशनल कुकिंग का माहिर शेफ़ भी इतने मज़े का कुछ नहीं पका पाता। डॉक्टर प्रकाश फारूक को खाने का इशारा करके खुद भी शुरू हो गए और दिल भरकर तारीफ़ें भी करते जा रहे थे। उनकी हर तारीफ पर उनकी माँ का चेहरा मज़ीद रोशन हो जाता था। वो मिडिल क्लास घराने की वही रिवायती माँ थी जिन्होंने बेटे की अच्छी तालीम के लिए अपने शौहर के साथ मिलकर ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। बेटा पढ़ लिख कर अपनी एक अलग दुनिया बसा चुका था और पीछे बूढ़े माँ बाप इसी में खुश थे कि उनका बेटा एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी बेतहाशा मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर वक्तन फ़वक्तन उनसे मिलने आ जाता है। डॉक्टर प्रकाश की उम्र देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उनके बच्चे जवानी की सरहद पर पहुंच चुके होंगे और इसी हिसाब से उनके वालिदैन की उम्रें भी अच्छी खासी थीं। यानी वो लोग एक तवील अरसे से तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हो सकता है वो रिवायती जहन के लोग ही हों जिन्हें अपनी पुरानी जगह छोड़ना अच्छा ना लगता हो, लेकिन उमूमन ऐसे बूढ़े वालिदैन की ज़िद अपना भरम कायम रखने की ही एक कोशिश होती है। कामयाब बच्चों के बूढ़े वालिदैन उनके शानदार घरों में इस तवज्जो और अपनाइयत से महरूम होते हैं जो उनके बेटे के घर में उनकी हैसियत को मुस्तहकम बना सके। इसलिए वो अपनी अना और खुददारी को बचाकर बेटों के बड़े घरों को छोड़कर अपने छोटे और आराम से घरों में रहना पसंद करते हैं और इतनी सी बात पर ही खुश हो लेते हैं कि बेटा दूर रहकर भी उनके आराम के लिए मुतफक्किर रहता है। डॉक्टर प्रकाश ने अपना नाश्ता फुर्ती से ख़त्म किया और फारूक को अच्छी तरह खाने की हिदायत करके कमरे से बाहर चले गए। फारूक की तबीयत बोझल थी और खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर प्रकाश की माँ के इसरार पर उनका दिल रखने के लिए वो कुछ न कुछ खाता रहा। उन्होंने उससे उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया, इसलिए उसे भी उनकी मौजूदगी भारी महसूस नहीं हुई। कुछ देर के बाद जब वो नाश्ते से हाथ खींच चुका था तो डॉक्टर प्रकाश एक बुजुर्ग के साथ कमरे में आए। डॉक्टर प्रकाश से उनकी हद दर्जे मुशाबहत जाहिर कर रही थी कि वो उनके वालिद हैं। फारूक ने उन्हें आदाब किया। जवाब में उन्होंने भी जीते रो कहा और अपनी बीवी की खाली की हुई कुर्सी पर बैठ गए। वो बर्तन वगैरह समेट कर नाश्ते की ट्रे वापस ले जा रही थी। प्रकाश से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला। इसने ये भी बताया कि मरने वाला शख्स एसपी राठौर था। उस आदमी के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा था। बताने वाले बताते हैं कि वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल कसाई था और दिल्ली में होने वाले खून खराबे में उसका बड़ा हाथ था। नेचुरली मुझ समेत किसी भी हिंदू को हिंदुस्तान की डिवीज़न अच्छी नहीं लगी। कोई भी आदमी अपने घर को टुकड़े होते देखकर खुश नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों को मारना और लूटना शुरू कर दें। कुछ बातों में वो ठीक भी हैं। हमारे लीडर्स अगर उनकी शिकायत पर कान धरते और उन्हें मनाने की कोशिश करते तो शायद बंटवारे को रोका जा सकता था, पर अब तो जो होना था वो हो गया और हमें कोई अधिकार नहीं कि मुसलमानों को उनके इस फैसले की सज़ा दें। राठौर और उस जैसे लोग जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत गलत है और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अपनी असल से ही ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ उसने जो कुछ किया उस पर तुम्हारा एक्शन ठीक ही है। अफसोस कि राठौर ने कानून का रखवाला होते हुए एक काबिल और ज़हीन नौजवान को गलत राह पर चलने पर मजबूर किया। प्रकाश की सिफारिश, तुम्हारी कैफियत
और राठौर के किरदार को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा। मैं हिंदू बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ, इसीलिए इंसानियत के नाते तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। आप लोगों की इस कुशादा दिली पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी वजह से आप लोगों को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। किस्मत ने साथ दिया तो पुलिस वालों की नजरों से बचकर निकल ही जाऊंगा। कहाँ जाओगे? पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और घरों की तलाशी लेने का काम शुरू कर चुकी है। अब तो हमें तुम्हें किसी जगह छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने इसके ख्याल को रद्द किया और डॉक्टर प्रकाश की तरफ मुतवज्जो होकर बोले, तुमने कुछ सोचा प्रकाश? इसी पर सोच रहा हूँ पिताजी। अपने घर में कोई तहखाना या दूसरी खुफिया जगह तो है नहीं कि फारूक को वहां छुपा दे। पुलिस वालों की नजरें वैसे भी हर खुफिया जगह को ढूंढ लेती हैं। हाँ, एक तरकीब हो सकती है इसे छुपाने की। हम इसे मरीज बना देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। आप बस इतनी बात याद रखें पिताजी कि इसका नाम जितेंद्र है, हरियाणा से आया है और इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह से आप इस अस्पताल में अकेला छोड़ने के बजाय घर ले आए हैं ताकि मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। पुलिस वाले अगर पूछें तो आप बोल देना कि इधर उसकी माताजी की तबीयत भी बहुत खराब है, इसलिए इसके पिता ऑपरेशन के फौरन बाद आपके भरोसे पर वापस लौट गए थे। बहन भाई इसका कोई नहीं है। ठीक है बेटा, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। आप माताजी से कहें कि फारूक के कपड़े और दूसरी चीजें जलाकर उनकी राख बहा दें ताकि पुलिस को कोई निशानी ना मिल सके। फारूक चौंक पड़ा। उसकी कमीज की जेब में उसका चाकू मौजूद था और लिबास के नीचे पहनी सदरी में खासी रकम भी थी। ये दोनों चीजें उसे दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर प्रकाश से सवाल करना भी उसे मायूब लगा, लेकिन उन्होंने खुद उसकी कैफियत भांप ली और बताने लगे, तुम्हारे पास मौजूद रकम मैंने हिफाजत से रख दी है और चाकू मेरे मेडिकल बॉक्स में है। अगर तलाशी हुई भी तो मेडिकल बॉक्स पर कोई ध्यान नहीं देगा। वैसे भी वो लोग असल में तुम्हारी तलाश में होंगे, इसलिए दूसरी चीजों का बारीक बीनी से जायजा लेना मुश्किल है। जुआ खेलकर देख लेते हैं। किस्मत ने जोर मारा तो एक बार फिर बच जाऊंगा। फारूक ने उदासी मुस्कुराहट के साथ कहा तो डॉक्टर प्रकाश ने कोई जवाब दिए बगैर अपना काम शुरू कर दिया। उसके वालिद पहले ही बाहर निकल चुके थे। डॉक्टर प्रकाश ने उसकी दोनों आंखों पर रुई के गोले की पतली सी तह जमा कर ऊपर से पट्टी बांधने के अलावा दाएं रुखसार पर भी मेडिकल टेप की मदद से पट्टी चिपका दी। इन इक़दामात की वजह से फारूक के चेहरे का बेशतर हिस्सा छुप गया था और शनाख्त आसान नहीं थी। तुम्हारे जिस्म पर और भी छोटी मोटी चोटें हैं। अगर किसी की नजर पड़ जाए तो बहाना बनाया जा सकता है कि हॉस्पिटल में किसी जरूरत के तहत तुमने खुद बिस्तर से उठने की कोशिश की और दवाओं की मेज पर गिर गए। गिरने से शीशियां वगैरह टूटी और उनके टुकड़े तुम्हारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चुप कर जख्म बना गए। ओके, मैं आपकी हिदायत याद रखूंगा। तुम्हें किसी के भी सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वाले यहाँ आए तो मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हें मस्कन दवाएं खिलाकर सुला दिया गया है। मेरी कोशिश होगी कि तमाम बातचीत मैं खुद ही करूं। तुम्हें, पिताजी और माताजी को सिर्फ एहतियातन सब कुछ बताता जा रहा हूं। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। आंखों पर पट्टी बंदी होने से तुम्हें कुछ उलझन हो रही होगी, लेकिन जान बचाने के लिए ये थोड़ी सी तकलीफ सह लो। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ का चक्कर लगाता रहूंगा। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो आवाज देकर बुला सकते हो। फिलहाल मैं तुम्हें सचमुच एक सुकून की दवा खिला रहा हूँ। इसे खाकर तुम आराम से सो जाओ। इस तरह तुम्हें ज्यादा उलझन भी नहीं होगी और तुम्हारे सर की तकलीफ को भी आराम मिलेगा। वैसे अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जब जागा था तो सर में दर्द की लहरें महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद काफी बेहतर हूँ। उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे अपने हाथ से गोली खिलाई और आराम करने की हिदायत करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। यह उनकी खिलाई गोली का असर था या वो खुद भी मुसलसल भागदौड़ की वजह से बहुत थक चुका था कि थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चला गया। नींद का यह दौरानिया तकरीबन 2.5-3 घंटों पर मुहित था। शायद वो अभी कुछ देर मजीद सोया रहता, लेकिन गैर मामूली आवाजों ने उसे नींद से जगा दिया। सोते वक्त उसके जहन में था कि पुलिस वाले खाना तलाशी के लिए यहाँ आ सकते हैं, इसलिए गहरी नींद से जागने के बावजूद भारी बूटों की धमक और मर्दाना आवाजों ने उसको फौरन समझा दिया कि पुलिस वाले उसे तलाश करते हुए यहाँ आ गए हैं। उसे अपने आसाब में वाज़े तनाव महसूस हुआ, लेकिन किसी न किसी तरह खुद पर वो जब्त किए बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ ही लम्हों में उसे अपने कमरे का दरवाजा खोले जाने की आवाज आई। साथ ही मर्दाना आवाज कानों में पड़ी। मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे इनकी जुबान पर भरोसा है। बस अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आपके गेस्ट पर एक नजर डालना चाहता हूँ। श्योर इंस्पेक्टर, ड्यूटी पूरी करना बहुत अच्छी बात है। बस आप कोशिश करें कि मेरा पेशेंट डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रकाश ने प्रोफेशनल अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। फारूक की आंखों पर पट्टी थी, इसलिए वो कुछ देख नहीं सकता था। अलबत्ता इतना अंदाजा हो गया कि कोई उसके करीब आकर खड़ा हुआ है। उसने पूरी कोशिश की कि उसका आसाबी तनाव उसके चेहरे से जाहिर ना हो और वो सुकून से सोया हुआ ही महसूस हो। हस्बे तवक्को इंस्पेक्टर ने प्रकाश से उसके रुखसार पर चिपकी पट्टी के बारे में पूछा और उन्होंने उसे वही जवाब दिया जो पहले तय कर चुके थे।
सर हमेशा बड़ी सॉफ्ट नेचर रखते हैं, अपने दोस्त के बेटे के लिए इस उम्र में भी कष्ट उठाना उन्हीं की हिम्मत है। इंस्पेक्टर शायद अपना इत्मीनान कर चुका था और दोस्ताना लहजे में प्रकाश के सामने तबसरा करा था। पिताजी ह्यूमैनिटी पर बिलीव करने वाले आदमी हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टर भी इसीलिए बनाया था कि मैं इंसानों की सेवा करूं। अपने स्टूडेंट्स को भी वो यही सब कुछ समझाते थे। रिटायरमेंट के बाद भी कई सालों तक वो बच्चों को फ्री एजुकेशन देते रहे हैं। वो तो पिछले 2-3 सालों से उनकी हिम्मत नहीं रही तो घर से निकलना छोड़ दिया, लेकिन अब भी कोई भूला भटका पढ़ाने की रिक्वेस्ट लेकर घर आ जाए ना तो उसे ना नहीं कहते। प्रकाश और पुलिस इंस्पेक्टर की गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि इंस्पेक्टर डॉक्टर प्रकाश के वालिद का कोई पुराना शागिर्द निकल आया है, इसीलिए इतने दोस्ताना अंदाज में पेश आ रहा है। बातें करते हुए वो दोनों कमरे से बाहर चले गए तो फारूक ने सुकून का सांस लिया और अपनी जगह पर लेटे ही लेटे महसूस करता रहा कि पुलिस वाले अब घर से बाहर जा रहे हैं। उनके जाने के 2-4 मिनट बाद ही डॉक्टर प्रकाश दोबारा कमरे में आया और आहिस्ता से बोला, तुम जाग रहे हो? जी। आपकी तरकीब कामयाब रही। पुलिस वाले शायद धोखा खाकर वापस चले गए हैं। शायद, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा खटक गए हैं। असल में थोड़ी सी मिसहैंडलिंग हो गई। वो क्या? फारूक चौंका। तुम्हारे खून आलूद कपड़ों वगैरह को जलाने के बाद माताजी राख ठीक तरह से बहा नहीं सकी। एक सिपाही ने बाथरूम में पड़ी राख देख ली थी और उसके बारे में पूछा भी था। मैंने बहाना बना दिया कि माताजी ने सफेद लट्ठे और नमक से मेरी नजर उतारने के बाद दोनों चीजें बाथरूम में ले जाकर जला दी थी। ये उसी की राख है। लेकिन पता नहीं पुलिस वालों ने माना भी है या नहीं। और उन्होंने मुझसे हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम भी पूछा था कि तुम्हारा ऑपरेशन कहाँ और किसने किया। पिताजी से भी पूछ रहा था कि उनके दोस्त हरियाणा में किस जगह रहते हैं। डॉक्टर प्रकाश तजब्जुब का शिकार थे। फारूक को भी उनकी तशवीश में जान महसूस हुई। खैर, यू डोंट वरी, मेरी यहाँ भी डॉक्टर से अच्छी जान पहचान है। मैंने अपने एक जानने वाले आई स्पेशलिस्ट का रेफरेंस दे दिया है। उसे फ़ोन करके समझा दूंगा कि अगर कोई इंक्वायरी करे तो उसे क्या जवाब देना है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब कि वो मुतमईन हो गए होंगे। पुलिस वालों को एक बार शक पड़ जाए तो वो बाल की खाल उतारने बैठ जाते हैं। अभी जो आया था वो आपके पिताजी का शागिर्द था, इसलिए उनके एहतराम में खामोशी से चला गया। अब दोबारा उसकी जगह कोई दूसरा आएगा तो कोई लिहाज नहीं करेगा। मुझे उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। फारूक बेचैन हो गया और आंखों पर बंधी पट्टी खोलने की कोशिश की। जल्दबाजी से काम ना लो। इस तरह सोचे समझे बिना निकल कर तुम आसानी से उनके जाल में फंस जाओगे। मुझे कोई उपाय सोचने दो। डॉक्टर प्रकाश ने एक बार फिर उसे कोई जज्बाती कदम उठाने से रोका और छोटे से कमरे में इधर से उधर टहलने लगे। फारूक को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। ठीक है, एक उपाय है मेरे पास। 2 मिनट के अंदर ही डॉक्टर प्रकाश ने टहलना बंद किया और उसकी तरफ रुख करके बोले। वो सवारी नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। मैं हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवाता हूँ। एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा। बहाना ये होगा कि तुम अपनी आंखों में तकलीफ महसूस कर रहे हो, इसलिए तुम्हें चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ की तरह हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का घेरा नहीं होगा, इसलिए तुम वहां से निकलने की कोशिश करोगे तो सफल हो जाओगे। फारूक का चेहरा खिल उठा। वहां से तो सत्तार भाई भी मुझे निकलवा सकते हैं। मुझे उनका फोन नंबर याद है। आप मेरी टेलीफोन पर उनसे बात करवा दें। ओके, पहले मैं एम्बुलेंस के लिए कॉल करके अपने दोस्त को सारी बात समझा दूं, फिर तुम्हारी बात करवाता हूँ। डॉक्टर प्रकाश कमरे से बाहर निकल गए। आधे घंटे के अंदर फारूक की वहां से रवानगी के इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। हस्ब तवक्को पुलिस वालों ने एम्बुलेंस की आमद और मरीज की वहां से मुंतकली पर कोई एतराज नहीं किया। अलबत्ता रास्ते में एक जगह चेकिंग जरूर हुई। फारूक का चाकू हनूस डॉक्टर प्रकाश के मेडिकल बॉक्स में था, जिसकी तलाशी लेने का किसी को ख्याल नहीं आया। नाकाबंदी वाले इलाके से निकलकर फारूक और प्रकाश दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन एहतियातन आपस में कोई गुफ्तगू नहीं की कि एम्बुलेंस का ड्राइवर शक में मुब्तला ना हो जाए। हॉस्पिटल पहुंचकर भी फारूक को बाकायदा एक मरीज की तरह ही स्ट्रेचर पर मुतल्लिका डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर प्रकाश के उस दोस्त डॉक्टर ने फारूक की आंखों पर पट्टी खोली और उसे बताया कि सत्तार भाई के आदमी उसे लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रकाश ने फौरी तौर पर फारूक की रवानगी की इजाजत देने के बजाय उससे कहा कि वो अस्पताल में मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके सर की तकलीफ की तरफ से अपना इत्मीनान कर लेना चाहते हैं। फारूक तैयार नहीं था, लेकिन डॉक्टर प्रकाश के इसरार पर उसे मानना पड़ा। प्रकाश के दोस्त ने उनकी दरखास्त पर फौरी तौर पर उसके एक्सरे का इंतजाम करवा दिया। फिर भी 2.5-3 घंटे का वक्त गुजर गया। सत्तार भाई के भेजे आदमी सब्र से इंतजार करते रहे। एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर प्रकाश खुश हो गए और फारूक को बताया, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, वरना तुम्हारी तकलीफ देखकर तो मैं डर गया था कि कहीं को इंटरनल प्रॉब्लम ना हो गई हो। शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस का असर था कि एक ही टक्कर से तुम्हारी हालत खराब हो गई। दिमाग के मामला बड़े नाजुक होते हैं। एक्सरे में हर बात का पता चलना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए तुम ये मत समझना कि तुम 100% फिट हो। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इनको रेगुलर खाते रहना ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर प्रकाश उसे ढेरों हिदायत से नवाज रहे थे।
وہ ان کے خلوص کا پہلے سے بھی زیادہ قائل ہو چکا تھا، اس لیے بلا ہیل حجت انہیں یقین دلاتا رہا کہ وہ ان کی ہر بات پر عمل کرے گا۔ رخصت کے وقت ڈاکٹر پرکاش نے اسے باقاعدہ گلے لگا کر رخصت کیا اور خلوص سے بولے، میں چاہتا ہوں تم بہت لمبا جیون پاؤ۔ تم میرے کوئی نہیں ہو، لیکن میں اپنے من میں تمہارے لیے بڑا پریم محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے اندر بھگوان نے کچھ خاص اٹریکشن رکھی ہے جو لوگوں کو تمہیں چاہنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے ربن دادا کی تمہارے لیے دیوانگی کو دیکھا ہے۔ آئی نو کہ وہ بھی کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے تم پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ اب تمہارا بھی کام ہے کہ اپنے اتنے چاہنے والوں کی چاہت کا خیال کرو اور خود کو بیکار کے خطروں میں ڈالنے کے بجائے لائف کو تھوڑا سیٹل کرنے کی کوشش کرو۔ کیتھی کی طرح تم بھی ہندوستان سے چلے جاؤ فاروق، یہاں کی زمین تم پر تنگ ہو چکی ہے اور ضروری نہیں کہ ہر بار بچاؤ کا راستہ نکل آئے۔ وہ کسی بڑے بھائی کی طرح اس کو سمجھاتے رہے۔ فاروق نے ان کی ہر نصیحت خاموشی سے سنی۔ یہ تو ابھی وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی زندگی کو کن طوفانوں سے دوچار ہونا باقی ہے، لیکن اپنے رب کی اس مہربانی پر اس کا دل گداز ضرور ہوا تھا کہ واقعی وہ اس پر اتنا مہربان رہا تھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی اس کے لیے راہیں نکال دیتا تھا اور لوگوں کے دل اس کے لیے نرم کر دیتا تھا۔ یہ دنیا جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا تھا، اس دنیا میں اگر اسے اغیار سے بھی محبتیں ملتی تھیں تو یہ رب کی طرف سے اس پر خصوصی عنایت نہیں تھی تو اور کیا تھا۔